आज हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। देखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी सबसे प्राचीन भारत में सबसे उपयोगी खंडों में से रहेगा। तो आप सारे आदमी इसमें नोट्स बनाते चलेंगे और इससे लगभग वो प्रश्न मगध साम्राज्य से प्रश्न लगभग वो परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आप किसी भी परीक्षा की बात करो, अब बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो या बिहार ओरिएंटेड अथवा राष्ट्रीय स्तर की जो परीक्षा होती है, उस परीक्षा में भी मगध साम्राज्य से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इस वीडियो को अधिकाधिक देखेंगे और नोट्स बनाएंगे। साथ ही साथ मगध समाज के बारे में जो वीडियो को बार बार देखेंगे ताकि आपकी पुनरावृत्ति भी होती रहे। और आप ध्यान रखेंगे कि अध्ययन में पुनरावृत्ति का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। अगर आप एक बार में तथ्यों को आप ध्यान कर लेते हैं, आप पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, उससे आप समझ लेंगे कि हमारा सारा काम हो गया, वैसे आपकी गलत है। आपको बार बार तथ्यों को देखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही विषय नहीं होते आपके पास में अभी आप साइंस भी पढ़ते होंगे, अभी आप मैथमेटिक्स भी बनाते होंगे, जो प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आपको बार बार देखना चाहिए ताकि आपके पास में रिवाइज अच्छी हो और तथ्य भी आपके दिमाग में हमेशा पुनरावृत्त होते रहे। और बार बार होने से आपको एक और समस्या है कि तथ्यों के दोहराव होने से क्या बन जाती है कि आपको तथ्यों में नियमितता आ जाती है, तो आप आसानी से उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। मगध साम्राज्य 16 महाजनपदों में 16 महाजनपद जिसका कि उल्लेख अंगुत्तर निकाय में भी है। और अंगुत्तर निकाय मुख्य रूप से बौद्ध ग्रंथावली में से एक है अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी उल्लेख है इसका। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र भी ध्यान रखेंगे कि भगवती सूत्र में तो 16 महाजनपद में से मगध साम्राज्य सबसे प्रमुख महाजनपद कालांतर में बन जाता है। और यह एक इसके पीछे में कारण भी बहुत सारे हो सकते हैं। मैं इसकी कक्षा में इसको फोकस करते हैं, लेकिन तथ्य के तौर पर दो तीन कारणों को आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। 16 महाजनपदों में से मगध के उत्कर्ष का, मगध का जो सर्वाधिक विकास हुआ, मगध एक साम्राज्य बन गया, उसके पीछे में क्या कारण संभावित हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला कारण जो हम बतलाते हैं वो लोहे और तांबे का प्रयोग, लोहे प्लस तांबे। देखिए, मगध की जो भौगोलिक स्थिति है ना, वो मगध की भौगोलिक स्थिति को आप देखेंगे तो वर्तमान में जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र से दक्षिण की तरफ चलते हैं तो गया जहानाबाद का जो इलाका आता है, गया जहानाबाद नालंदा राजगीर वगैरह का जो इलाका आता है, वो निश्चित रूप से मगध साम्राज्य का इलाका आता है। तो दक्षिणी बिहार में, जो वर्तमान में झारखंड है, तो दक्षिणी बिहार में खनन उद्योग यानी कि खनिजों की संपदा, खनिज उपलब्ध थे। और उसके बाद अन्य चीजों में देखेंगे तो वहां पर हाथी का प्रयोग भी ज्यादा हो रहा है, हाथियों का प्रयोग। तो हाथियों को सैन्य शक्ति के तौर पर जो इस्तेमाल करना था वह भी एक नाटकीय परिवर्तन। सेकेंड चीज क्या था कि आप जब देखेंगे मगध के बारे में तो वहां पर जंगल भी अधिकाधिक उपलब्ध, तो जंगलों की कटाई करने के लिए लोहे का प्रयोग भी होता था। तो जंगलों का अधिकाधिक कटाई की जाने लगी तो उससे लकड़ियां प्राप्त होने लगी, लकड़ियां भी प्राप्त होने लगी तो महलों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान वाला। और उसके बाद अन्य कृषि क्षेत्र भी डेवलप होते चले गए, क्योंकि गंगा का जो उपजाऊ भूभाग था वो मगध साम्राज्य के अंतर्गत किया था, तो कृषि कार्य भी डेवलप हो गया। और एक अन्य बिहार में उस समय जो अन्य जो आप देखते हैं महाजनपद, उसमें आप देखेंगे तो अन्य महाजनपद में आपको प्रमुखता से मिलेंगे अंग, जो भागलपुर चंपारण, जो महाभारत काल में ये अंग विशेष चर्चित रहा है। और कालांतर में अंग कमजोर हो गया। बज्जी संघ आप देखेंगे, एक यह गण संघ था जनतंत्र के प्रणाली पर। तो बज्जी संघ जिसको कि आप एक लिच्छवी के तौर पर भी देखें तो वहां भी देखेंगे कि यह भी गणतांत्रिक प्रणाली ही थी। तो बिहार के, तत्कालीन बिहार के जो प्रमुख महाजनपद में मगध था, और मगध में जनतांत्रिक प्रणाली नहीं थी, मगध में राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। मतलब सांगठनिक दृष्टिकोण से निर्णय लेने में आसानी होती। तो यहाँ मगध साम्राज्य के उदय के विभिन्न कारणों में, ये तो एक भौगोलिक स्थितियां हैं जो उस समय की अन्य स्थितियां, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि मगध साम्राज्य में जो राजा बने वो उस समय प्रभावी, उनकी अपनी प्रभावपूर्ण नीति थी, या अत्यधिक महत्वाकांक्षी रहे। इसके फलस्वरूप मगध साम्राज्य का विस्तार होता चला गया। मगध साम्राज्य के बारे में जानकारी आपको विभिन्न ग्रंथों से मिल सकती
मगध साम्राज्य के बारे में, जिसको हम आस्तिक संप्रदाय के ग्रंथ और नास्तिक संप्रदाय के ग्रंथों में बांटेंगे। तो आस्तिक संप्रदाय के ग्रंथों मतलब मेरा इशारा वेदों की ओर है, वेद पर आधारित जो उपनिषद है, पुराण वगैरह। तो मैं बतलाऊं कि आपको मत्स्य पुराण से भी इसका उल्लेख मिलता है, मत्स्य पुराण से भी मिलता है, और उपनिषदों में करेंगे तो बृहदारण्यक उपनिषद में भी इसका उल्लेख मिलता है। और कभी कभी तो घनानंद वगैरह के बारे में पुराणों में जो कुछ ऐसी चीजें वर्णित की जाती है कि ऐसा कलयुग आएगा, ऐसा राजा होंगे वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीजें भी तो नंद वंश के लिए लिखी गई है। तो वहां से भी पुराणों के संदर्भ में आप देख सकते हैं। और जब बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म की जो प्रारंभिक पुस्तकें हैं उसमें भी मगध साम्राज्य का उल्लेख है, जैन में भी इसका उल्लेख है। और कभी कभी तो इन राजाओं के बारे में विशिष्ट जो तथ्य है हमको बौद्ध धर्म से और जैन धर्म की जो पुस्तकें हैं उससे भी प्राप्त होती है। अब एक हाथी गुफा अभिलेख है, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि हाथी गुफा अभिलेख से भी हमको मगध साम्राज्य के बारे में जानकारी होती है। इससे पहले देखेंगे आप, क्योंकि अशोक कालखंड में बहुत ज्यादा अभिलेखों की चर्चा होगी मौर्य साम्राज्य में, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इससे पहले अगर इतिहास में अभिलेखों के निर्धारण करने में आप किस किस का नाम लेते हैं, तो ऋग्वेद का निर्धारण भी एशिया माइनर के कोई अभिलेख से होता है, और हाथी गुफा अभिलेख से मगध साम्राज्य का निर्धारण करने में आसानी मिलती, सहायता। मगध साम्राज्य के बारे में, मगध की भौगोलिक स्थिति को हम लोगों ने देखी है, मगध साम्राज्य को देखिए। मगध साम्राज्य में सबसे पहले जो वंश की स्थापना हुई थी वो महाभारत के महाकाव्य में, महाभारत की बात कर रहा हूँ, तो महाभारत के अनुसार वहां पर एक बृहद्रथ वंश था जिसके प्रमुख शासक थे, बृहद्रथ वंश के प्रमुख शासक जरासंध। जरासंध और कृष्ण के, भगवान कृष्ण के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की कहानियां महाकाव्यों में देखने को मिलती है। और जरासंध का जो एक वैवाहिक संबंध था वो शिशुपाल के साथ भी था और कंस के साथ भी था। महाकाव्य के आलोक में बता रहा हूँ, शिशुपाल और कंस के साथ भी मिलता है। तो कंस का जो क्षेत्र बतलाया गया वो मथुरा का बतलाया गया है, और शिशुपाल का जो बतलाया गया है चेरी का बतलाया गया है, जिसकी राजधानी सुक्ति बनी। आप लोगों ने इसको देखी है, महाजनपद। तो हम जरासंध की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह नहीं कर सकते, क्योंकि महाकाव्यों में इसका वर्णन है और इसके इनके जो संबंधी थे उनका भी वर्णन है। लेकिन क्योंकि हमारे पास अन्य ग्रंथों से ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है, तो हम यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। बृहद्रथ वंश के बाद कालांतर में मगध में नाग वंश का शासन, इसको ध्यान रखेंगे, नाग वंश का शासन। अब इस नाग वंश के शासन को आप दो भागों में बांटेंगे। नाग वंश के शासन दो भागों में बांटेंगे। देखिए कि नाग वंश का जो शासन रहा है उसका भी उल्लेख महाभारत में हमको मिलता है। महाभारत के अंतिम खंड में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि कृष्ण की रानियों को लेकर के जब अर्जुन आ रहे थे, एक द्वारका के निवासियों को लेकर के आ रहे थे, तो नागवंशी राजाओं ने उनका धन भी छीना है, और उनके जो कृष्ण के नगर के लोग उनको भी ऐसा अपहरण हुआ है, ऐसा उल्लेख महाभारत में मिलता है। तो इस नागवंश की प्रमुखता आपको उस समय भी स्पष्ट हो जाएगी, और नागवंश को ऐसे भी समझ लेंगे कि नागवंश भी मगध वंश में सबसे पहले शासन करने में ऐतिहासिक रूप से। अब नागवंश में एक प्रश्न विद्यार्थी के दिमाग में तंत्र आ जाती है कि नागवंश तो पहला वंश नहीं था। देखिए, पहला वंश जो मगध का था ना वो हरियंक वंश था। हरियंक वंश को याद रखें। और दूसरा वंश जो मगध में आया है वह उसके बाद आया शिशुनाग का वंश। शिशुनाग का वंश, ये ध्यान रखें। और तीसरा वंश जो यहाँ पर आया है वो नंद वंश है। तो आपको जिस मगध साम्राज्य की मैं बात कर रहा हूँ उस मगध साम्राज्य की अगर बात करेंगे तो आपके पास में तीन वंश आए हैं, हरियक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ये तीन वंश को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर पहला जो वंश है हमारा वो हरियंक वंश है। यहाँ पर ध्यान रखना है, हरियंक वंश हमारा पहला वंश है। हरियंक वंश, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। हरियंक वंश, इसको ध्यान रखेंगे। जब इस वंश को हम अलग अलग विच्छेद करते हैं हरियंक को, तो यहाँ पर आप देखेंगे यह बन जाता है हरि प्लस अंक। अब यहाँ पर हिंदी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, हिंदी जिनका ऑप्शनल पेपर है, हिंदी जिनका ऑप्शनल पेपर नहीं भी हो, सामान्य तौर पर भी हरि का अर्थ सांप होता है या नाग होता है यहाँ पर, और अंक का अर्थ शरीर होता है या गोल होता है, इसका भी अर्थ। तो नागवंशी शासक यह भी था, और नागवंशी शासन में देखेंगे कि हरियंक वंश पहला वंश था और दूसरा शिशुनाग वंश था। यहाँ पर देखेंगे
और हर्यंक वंश के जो पहले हमारे ऐतिहासिक राजा रहे हैं वो हमारे बिंबिसार, ऐतिहासिक राजा। यहाँ पर देखना, बिंबिसार हमारे सबसे पहले हर्यंक वंश का जो हमारा सबसे पहला शासक रहा है, हर्यंक वंश का सबसे पहला शासक हमारा बिंबिसार, इसको ध्यान रखना, बिंबिसार, इसको ध्यान रखना। अब बिंबिसार के पिता का नाम, बिंबिसार का पिता का नाम भट्टिये मिलता है, भट्टिये। और बिंबिसार की माता का नाम बिंबी भी उल्लेख में आता है, बिंबी। तो आप बिंबी के आधार पर भी बिंबिसार कह सकते हैं, भट्टिये आता है। और पहले जो इनके पिताजी थे वो सामान्य एक सैनिक हुआ करते थे, छोटे से सैनिक, इसको सामंत कह सकते हैं, इस तरह की स्थिति में थे। इसलिए बिंबिसार का एक नाम श्रेणी की भी उपलब्ध, श्रेणी का अर्थ होता है सेना, बिंबिसार का एक नाम श्रेणी की उपलब्ध। तो अगर आपसे कोई पूछे कि श्रेणी किसका उपनाम है तो आपका जवाब होगा बिंबिसार। अब बिंबिसार के माता पिताजी को आपने देख लिया। अब बिंबिसार के बारे में थोड़ा सा पढ़ना, तो आप ध्यान रखेंगे कि 15 वर्ष की अवस्था में यह राजा बने, 15 वर्ष की अवस्था, बिंबिसार 15 वर्ष की अवस्था में राजा बनते हैं। भारतीय इतिहास में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 15-16 साल की अवस्था में, उससे पहले भी राजगद्दी को प्राप्त किया और इतिहास में अपना नाम बनाया है। बिंबिसार उन्हीं लोगों में से एक है। आप अकबर का भी देखेंगे तो अकबर ही कम उम्र में ही राजा बन गए थे। इस तरह के आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्होंने इतिहास में अपनी समित छाप छोड़ी है, और हमारा बिंबिसार भी इस श्रेणी में सबसे पहले नंबर पर आता है। 15 वर्ष की अवस्था में यह राजा बने, और इनका जो राज्यारोहण हुआ, इन्होंने जो मगध का शासन संभाला वह राज्यारोहण कह सकते हैं। और ध्यान रखना है कि वहां पर पुराणों के अनुसार किसी विशिष्ट प्रकार का आरोहण या राज्यारोहण या किसी विशिष्ट प्रकार के यज्ञ का वर्णन नहीं किया राज्यारोहण में। तो 543 वर्ष ईसा पूर्व, तो हमें समझ ले, इस आधार पर आपका निष्कर्ष निकलता है कि 1543 प्लस 15 यानी कि 1558, 543 में 558 वर्ष ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। 558 वर्ष ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था और मगध में ही जन्म हुआ था। स्पष्ट निष्कर्ष आपके पास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था, 563 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था। निष्कर्ष आपके पास में हो गया कि महात्मा बुद्ध और बिंबिसार दोनों ही समकालीन थे। निष्कर्ष आपके पास में क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि महात्मा बुद्ध के बारे में बोल रहा था। तो बिंबिसार जब राजा बनते हैं, इन्होंने राजनीति में कुछ अभूतपूर्व प्रयोग किए, राजनीति में तो भी देखेंगे आप लोगों को कि बिंबिसार का व्यक्तिगत परिचय पढ़े प्राप्त कर रहे, बिंबिसार की 4 रानियां, इसको भी याद रखना, बिंबिसार की 4 रानियां। एक रानी थी महाकोशला, ये भी याद रखना है आपको, महाकोशला। दूसरी रानी थी चेतक की बहन चलना, इसका नाम कभी चलना भी था, इसका नाम याद रखेंगे। बिंबिसार की 4 रानियां थी, चेतक। और उसके बाद एक नाम आता है वो क्षमा था, क्षमा। और तीसरा नाम आता है बास, ये ध्यान रखना, बास। ये 4 इनकी रानियां। अब महाकोशला कौशल की, इसको याद रखना, महाकोशला कौशल, और कौशल के राजा उस समय प्रसेन, आप लोग भी समझेंगे कि प्रसेनजीत उस समय राजा। तो प्रसेनजीत की बहन थी और महाकोशला। अब शादी होती है तो दहेज मिलता ही है, तो दहेज मिलता ही। उस समय देखेंगे ऋग्वैदिक समाज में भी दहेज था, वस्तु था, स्वैच्छिक था। आप लोग के शर्त में नहीं समझ लेंगे कि दहेज जबरदस्ती दिया जाना चाहिए, कानूनी अपराध है, लेना भी नहीं चाहिए। तो मैं बतला देता हूँ कि प्रसेनजीत की बहन थी महाकोशला, और इस शादी के फलस्वरूप काशी प्रांत इनके दहेज मिलता है। निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं कि प्रसेनजीत के अधीन काशी उस समय था। अब प्रसेनजीत की बहन महाकोशला इनकी पहली रानी थी। दूसरी रानी थी इनकी चलना। चलना का नाम आप देखिए, कभी कभी इसका नाम छलना भी आपको किताब में मिल जाएगा। तो आप थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में ध्यान रखेंगे कि CH से होता है, तो भी ध्यान रखेंगे चलना। और ये चेतक की बहन,
चेतक की बहन। चलना, ध्यान रखेंगे, चलना की एक बहन त्रिशाला भी थी, जो वर्तमान महावीर की माता थी। तो चेतक की बहन थी और चेतक लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख, लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख, ध्यान रखना है। और क्षमा मद्र के, ये पंजाब, पंजाब पश्चिमोत्तर भारत का, और वासुदेव विदेह, विदेह, विदेह मिथिला का संदर्भ लेंगे कि विदेह। अब बौद्ध ग्रंथों में जब आते हैं तो कभी कभी ओवरलैपिंग की स्थिति आती है कि वासवी और महाकोसला को एक कर दिया जाता है, कभी कभी कर दिया जाता है। तो आप ऐतिहासिक निष्कर्ष को निकालेंगे तो सावधानी समझ निकालेंगे। और चलना से बिंबिसार को एक पुत्र प्राप्त हुआ था, जिस पुत्र का नाम था अजातशत्रु। ध्यान रखें, अजातशत्रु ऐतिहासिक रूप से आपको जानने के लिए, अजातशत्रु का शाब्दिक करती होगा जिसका शत्रु नजर नहीं आता, अजातशत्रु। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी राजेंद्र बाबू को, राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उन्हें अजातशत्रु ही कहा जाता था। अभी बीजेपी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, देश के प्रमुख नेताओं में से एक अटल बिहारी वाजपेयी, उन्हें भी अजातशत्रु ही कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अजातशत्रु का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका शत्रु नजर नहीं आता। अजातशत्रु का एक नाम कुनिक मिलता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कुनिक शब्द का अर्थ पूछिएगा, कुनिक शब्द का अर्थ होता है जिसकी उंगली सूजी हुई हो, जिसकी उंगली फूली हुई हो। तो जब इनका जन्म हुआ था अजातशत्रु का, तो इनकी उंगली फूली हुई थी, इसका नाम कुनिक पड़ गया। तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि यहाँ पर काशी महाकोसला से शादी हुए बिंबिसार से, तो काशी प्राप्त नहीं। चेतक की बहन चलना के साथ शादी करने के फलस्वरूप इनकी जो पश्चिमी सीमा थी, मगध की पश्चिमी सीमा, वहां से ये लगभग में वैवाहिक संबंध के द्वारा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और बिंबिसार की अन्य पत्नियां जो आप देख रहे हैं कि क्षमा और वासवी, तो यहाँ से भी विवाह राजनय का उल्लेख, विवाह राजनय का सुंदर उदाहरण है। विवाह की राजनीति, विवाह राजनीति का सुंदर उदाहरण था बिंबिसार की, जहां पर बिंबिसार ने अपने साम्राज्य की स्थिति को मजबूत कर लिया, सुरक्षित कर लिया। बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ में नाम बता रहा हूं, कथावस्तु, कथावस्तु, इसकी रचना बुद्ध घोष ने की है। तो बुद्ध घोष के अनुसार, बुद्ध घोष कथावस्तु के अनुसार रखेंगे कि हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण करके, अंग पर आक्रमण करके अंग को मिला लिया, आक्रमण करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये ध्यान रखना, अपने साम्राज्य में मिला लिया। अगर पूछा जाए स्रोत क्या है तो आप लिखेंगे स्रोत कथावस्तु, इसका बौद्ध ग्रंथ में नाम कथावस्तु किया था। तो बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। और अंग का उस समय शासक के तौर पर ब्रह्मगुप्त का उल्लेख, ब्रह्मगुप्त। अब आप ध्यान रखेंगे कि अंग को जब अपने अधीन मिला लिया तो वहां पर तो किसी शासक को बिंबिसार ने भेजा होगा। तो अजातशत्रु को अंग का प्रांतपति, सामान्यतः प्रशासक या शासक बना करके भेजा जाए अजातशत्रु। अगर आपसे प्रश्न कभी पूछा जाए कि अजातशत्रु को बाल्यकाल में या जो एक अनुभव के तौर पर तो हमको प्रशासकीय दक्षता प्राप्त हुई थी, तो आपका जवाब होगा अंग में, वो अंग में थे पहले अजातशत्रु। तो अजातशत्रु यहाँ पर अंग में शासन अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। और बिंबिसार अपने 4 रानियों के द्वारा, 4 रानियों के साथ शादी करने पर विवाह राजनीति के द्वारा अपने साम्राज्य की स्थिति को मजबूत कर चुके हैं। अब इन्होंने एक अंतःदूत या अंतः संबंध पर अत्यधिक बल, न कि इन 4 राज्यों के साथ इनके संबंध मजबूत हुए, बल्कि अन्य राज्यों के साथ, अन्य जो महाजन पद थे वहां पर भी इन्होंने दूतों का आदान प्रदान किया, मतलब अपने संबंध को मजबूत किया, दूतों का आदान प्रदान किया। मतलब पुराणों से हमें प्राय मिलता है कि अन्य जो महाजन पद थे उनके साथ उनका संबंध बहुत ही अच्छा मधुर था। मतलब मगध के साम्राज्य की स्थिति, मगध की जो साम्राज्य बनने की लालसा थी मजबूत होती जा रही है। अब एक बिंबिसार जब अपने जीवन के अंतिम समय में आए
तो इन्हें अजातशत्रु ने कैद कर दिया। अजात मतलब पुत्र ने पिता को राजगद्दी से हटाया, इन्हें कैद करके किले में डाल दिया, कैद करके किले में रख दिया, जहां पर इनकी मृत्यु हुई। अब पति के मरने के बाद महाकौशला जो इनकी प्रिय रानी थी वह भी वियोग में मर गई। महाकौशला। अब आप ध्यान रखेंगे कि अजातशत्रु शासक बन गए। अब बिंबिसार के बारे में ना पढ़ के हम लोग अजातशत्रु पर जाते हैं। अजातशत्रु अब अजातशत्रु मगध के राजा बन गए। अजातशत्रु कैसे बने ये आपको पता है। नैतिक दृष्टिकोण से कि कभी भी उचित नहीं माना जा सकता है। भारतीय संदर्भ में भारतीय आदर्श इस तरह का कभी भी नहीं रहा है। तो इससे पहले अब हम देखेंगे इनका जन्म और कैसे 509 ईस्वी वर्ष ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ। ईसा इनकी माता का नाम आपको पता चल चुका है। इनकी माता का नाम तुलना और 509 वर्ष ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। 410 वर्ष ईसा पूर्व इन्होंने बिंबिसार को कैद किया। तो आप निष्कर्ष निकाल लें कि 19 वर्ष की अवस्था में अजातशत्रु 19 वर्ष की अवस्था में मगध के शासक 19 वर्ष की अवस्था में अत्यधिक महत्वाकांक्षी बिंबिसार से भी ज्यादा अजातशत्रु हुआ करते। एक बौद्ध ग्रंथ है, जिसको कि सामंत पन्नु कहा जाता है। आप इसको ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए। तो बौद्ध ग्रंथ सामंत फल, ध्यान रखेंगे सामंत फल। इसमें इस बात का उल्लेख है महात्मा बुद्ध के सामने में अजातशत्रु स्वीकार करते हैं कि वो चित्रहीनता है, वो प्रायश्चित करना चाहते हैं। तो प्रायश्चित करना चाहते हैं, इस पर महात्मा बुद्ध उन्हें प्रायश्चित के अपराध बोध से मुक्त करते हैं, इसको प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप करते हैं। तो यहाँ पर हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अनिवार्य रूप से वह पितृ संतान और हर्यक वंश के सभी शासकों को पितृहंता कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना। हर्यक वंश के प्रमुख रूप से दो शासक है, अजातशत्रु जो पितृहंता की उपाधि में आते हैं और अजातशत्रु का पुत्र उदय, ये दोनों आते हैं पितृहंता के जरिए। तो बिंबिसार ने जहां अपने शासन का केंद्र राजगृह सामान्य तौर पर गृहब्रज को रखा था, वहीं अजातशत्रु भी शासन का केंद्र गृहब्रज या राजगृह को ही रखते हैं। गृहब्रज का मतलब होता है पहाड़ियों से घिरा हुआ। लेकिन उनके सामने में चुनौतियां बढ़ती चली जाती है। चुनौतियां क्या बढ़ती है इसको देखेंगे। इन्होंने बिंबिसार को, अपने पिता को कैद किया था, जेल में रखा था, और जहां पर उनकी मृत्यु हुई। और महाकौशला जो कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी, वह भी वियोग में अपने प्राण को नुकसान देती है, करती है, मर जाती है समाज से। तो वहां पर महाकौशला के भाई प्रसेनजित के साथ जो संबंध है अजातशत्रु का, वह बुरी तरह प्रभावित होता है, संबंध टूट जाता है। और वह काशी प्रदेश जो दहेज में मिला था, वह अब प्रसेनजित है। एक महत्वाकांक्षी अजातशत्रु काशी प्रदेश को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता है। तो आप समझेंगे कि लड़ाइयां होगी, लड़ाई हुई, और यह लड़ाई कई बार हुई, एक लड़ाई नहीं हुई, कई बार हुई। इन लड़ाइयों में एक बार पुराणों से पता चलता है कि अजातशत्रु हार गए और कैद में चले। जेल खाने में कैद में जब थे तो प्रसेनजित की पुत्री थी वाजिरा। ध्यान रखिए, प्रसेनजित की पुत्री थी वाजिरा।
सत्यजित की पुत्री का नाम क्या है? बाजीरा। तो अजात शत्रु और बाजीरा में प्रेम संबंध होता है, कैद में जब अजात शत्रु रखते हैं, और प्रेम संबंध के फलस्वरूप जब सत्यजित को जानकारी मिलती है तो अजात शत्रु और बाजीरा की शादी होती है। अजात शत्रु और बाजीरा, तो आप ध्यान रखेंगे कि अजात शत्रु के अगर पत्नी का नाम हम आपसे पूछेंगे तो आप जवाब देंगे वाजिरा। तो अजात शत्रु और वाजिरा क्या प्रेम संबंध सफल होता है और उसमें शादी होती है प्रसेनजित के सहमति से, और अंत में पुनः एक बार काशी दहेज में मिलता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो काशी दहेज में छिन गया, दहेज में मिला था बिंबिसार को, कुछ कालखंड के लिए छिन गया था, पुनः हुआ अजात शत्रु के पास पहुंच जाता है। और अब अजात शत्रु की महत्वाकांक्षा पुनः एक बार जगती है। यहां पर ध्यान रखिए अजात शत्रु के मगध के पश्चिमी सीमा पर एक बज्जीकरण संघ था। बज्जीकरण संघ, तो वह इस जन संघ पर अपना विजय प्राप्त करना चाहता है। यहाँ पर कुछ कहानियां भी बनती है कि महात्मा बुद्ध जब जन्म लिए थे उनके बारे में ने भविष्यवाणी की थी या महान संत बनेगा या चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो कुछ अनुसूचियों के अनुसार लोग कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के पास अजात शत्रु पहुंचते हैं कि हमको इस बज्जीकरण संघ को हराने का कोई तरकीब बतलाइए। तो वो बोलते, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आप इसमें फूट डलवा दें बज्जीकरण संघ। इसका निष्कर्ष यह है कि पहली कोई लड़ाई हुई होगी इसमें अजात शत्रु को सफलता नहीं मिली हो। तो अजात शत्रु के दो मंत्री वहां पर है, एक बत्सकार या बर्सकार, तो ध्यान रखिएगा, आपको नोट कर लेंगे बत्सकार या बर्सकार, और दूसरे मंत्री हैं सुनीति, इसको भी आपको नोट कर लेंगे। आपको पुस्तकों में बत्सकार या बर्सकार बहुत ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन सुनोडी का नाम बहुत कम मिलता है, तो आप लोग इसको भी नोट करेंगे। सुनोडी, इस दोनों मंत्रियों के सहयोग से वह बज्जीकरण संघ में फूट डलवाते। निष्कर्ष ऐसा नहीं कि केवल बत्सकार या सुनली गए, फूट डलवा दिए, इसलिए बज्जीकरण संघ हार गया। बज्जीकरण संघ के हार के अन्य कई कारण हैं, मैं इसकी कक्षा में थोड़ा डिटेल्स होती है, लेकिन फैक्ट के तौर पर आप देखेंगे कि बत्सकार या बर्सकार यहाँ पर एक मंत्री रहे, दूसरी सुनीति, और इसके फलस्वरूप बज्जीकरण संघ में फूट पड़ती है। और अजात शत्रु एक नए यहाँ पर अस्त्रों का भी प्रयोग करने का प्रयोग करवाते हैं, वो जो है रथ मूसल एवं महाशिलाखंड। रथ मूसल एवं महाशिलाखंड। अगर आपसे पूछा जाए कि किस रथ मूसल एवं महाशिलाखंड का प्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आपका जवाब होगा अजात शत्रु। रथ मूसल एवं महाशिलाखंड तत्कालीन युग के लिए इसे नई तकनीक कह सकते हैं, उस समय जो लड़ाई चल रही है। तो नई तकनीक और पुरानी तकनीक की जो लड़ाइयां होती युद्धों में, तो नई तकनीक ही है। तो रथ मूसल एवं महाशिलाखंड जैसे दो अस्त्रों का प्रयोग अजात शत्रु ने किया था, और इसके बाद जाकर के बज्जीकरण संघ को हार का सामना करना। अब अजात शत्रु काशी और बज्जी दोनों पर ही विजय प्राप्त कर चुके हैं। और अजात शत्रु और बिंबिसार में एक चीज और आप लोगों को देखना है, अजात शत्रु और बिंबिसार, इसमें ध्यान रखना। जैन पुस्तकों में और जैन पुस्तकों में, बौद्ध पुस्तकों दोनों में अजात शत्रु और बिंबिसार को अपने अपने धर्म का मतावलंबी माना गया है। मतलब बौद्ध ग्रंथों में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि अजात शत्रु को भी जैन बौद्ध ग्रंथों का बौद्ध का समर्थक माना गया है, और जैन ग्रंथों में जब जाएंगे तब भी समर्थक माना गया है। लेकिन एक निष्कर्ष हम लोग यह निकाल सकते हैं कि ये दोनों सभी धर्मों के प्रति उदार रहा करते। निष्कर्ष यह निकाल सकते हैं कि सभी धर्मों के प्रति उदार रहते थे। कालांतर में बहुत हद तक धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था थी, मगर उस समय किसी धर्म विशेष के प्रति पक्षपात नहीं था, यह निष्कर्ष निकाल सकते। तो अब अजात शत्रु के समय में ही दो महत्वपूर्ण घटनाएं व्यक्तिगत सम्राट राजा के तौर पर संस्कृत तो कई महत्वपूर्ण घटनाओं में दो महत्वपूर्ण घटनाओं का आपको ध्यान रखिए कि एक महात्मा बुद्ध का निर्वाण, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण। जब महापरिनिर्वाण, ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण अजात शत्रु। और दूसरा महत्वपूर्ण घटना है कि बौद्ध संगति जो प्रथम होती है
वह भी अजात शत्रु के समय, बौद्ध संगति, यह भी ध्यान रखना है। प्रथम बौद्ध संगति अजात शत्रु के समय, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति में सुक्त और विनय का पाठ किया गया, सुक्त और विनय का पाठ किया गया, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आनंद और उपाधि ने क्रमशः सुक्त और विनय का पाठ किया गया, और उस समय जो अन्य बौद्ध भिक्षु थे उनको दार्शनिक जो विवाद हुआ था, दार्शनिक जो प्रश्नोत्तर हुए थे, वो भी आनंद और उपाधि। तो बौद्ध संगति प्रथम भी अजात शत्रुओं के शासन काल में हुई, और महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण भी अजात शत्रु के शासन। एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब यह बज्जी संघ पर अजात शत्रु हमला कर, बज्जी संघ अजात, तो अनिवार्य रूप से इन्हें एक ऐसे जगह की जरूरत थी जो नदियों के द्वारा भी सुरक्षित हो, नदियों के द्वारा भी सुरक्षित हो और समीपस्थ भी हो। तो इसी क्रम में पटना शहर में, जो पटना आज देख रहे हैं, तो वहां पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया, एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया। मतलब मोटा मोटी उस समय उस सैनिकों के लिए आश्रय हुआ था, आश्रय था, मोटा मोटा आश्रय था। ये पटना को उस समय की पटना जी गंगा सोन ये समीप स्थित है। तो उस समय आप देखेंगे गंगा की स्थिति को, तो गंगा, सोन और गंडक ये तीनों हाजीपुर के जब हाजीपुर में गंडक मिलती है, उसके बाद जाकर के गंगा और सोन का मिलन होता है। तो गंगा, सोन और गंडक तीनों नदियों के तट पर जो पटना स्थित था, उस समय की इसकी भौगोलिक स्थिति बद्री संघ पराक्रम करने के लिए शुद्ध थी, इसलिए पहला आश्रय बनाया। तो पटना में उन्होंने एक आश्रय बनाया। यद्य अजातशत्रु के समय में राजधानी राजगृह या गृह थी, आप इसको ध्यान रखें। अजातशत्रु के बाद अजातशत्रु को भी अपदस्थ करने वाला इतिहास अपने आप को पुनः एक बार दोहराया, और इतिहास के इस दौरान में अजातशत्रु ने बिंबिसार के साथ काम किया था, वही उनके साथ में घटनाएं घटी, और इनके पुत्र उदय ने अजातशत्रु को अपदस्थ कर दिया। इस उदयन का नाम कहीं कहीं आपको उदय भद्र भी मिलेगा, इसका नाम देखेंगे आप लोग, नोट कर लेंगे कि उदयन के अन्य नाम थे, उदयन के नाम, उदय भद्र भी उदयन के नाम थे। अब इसमें देखेंगे यह 460 वर्ष पूर्व, लगभग में 460 वर्ष पूर्व, 460 वर्ष ईसा पूर्व मगध का सम्राट बना। इसको ध्यान, उदय। और इनके समय में एक महत्वपूर्ण घटना घटी कि पटना जो सिर्फ पहले एक आश्रय था, अब वह राजधानी बनी। पटना का अभिप्राय पाटलिपुत्र से ले, पाटलिपुत्र अब एक राजधानी बनी। मतलब अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि किसने राजधानी परिवर्तन किया था, पटना में किसने, पाटलिपुत्र में किस शासक ने राजधानी बनाई थी, तो आपका जवाब होगा उदय ने। उदयन का नाम उदय भद्र थी। तो आप पुस्तकों में अगर उदय न हो, प्रश्न में उदय भद्र हो, तो आप समझेंगे उदय भद्र मतलब उदयन का नाम ही आ रहा है। तो अभी तक आपने हर्यंक वंश में देखा कि सबसे पहले हमारे पास बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बाद हमारे पास उदय। अब ये चित्रहंता जो परिवार चल रहा था, उदय भी चित्रहंता है, अजातशत्रु भी चित्रहंता है, बौद्ध ग्रंथों में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो इस चित्रहंता के परिवार को देखते हुए समाज में एक प्रकार का विद्रोह होने लगा, समाज में एक प्रकार का विक्षोभ होने लगा। देखिए, प्राचीन जो व्यवस्था थी उसमें जब जाते हैं, वहां पर जो राजतंत्रीय शासन व्यवस्था भी थी, तो वहां पर भी जनमत का अत्यधिक सम्मान किया जाता है। यह सब कालांतर में जनमत का सम्मान बहुत ज्यादा नहीं हुआ नंदवंश के संदर्भ, लेकिन जनता ने कहीं न कहीं इसके विरोध एक प्रतिक्रिया हुई होगी। समाज में लोग की शिक्षा में बराबर पे बोलता रहता हूँ कि समाज में 2 प्रकार के बल होते हैं, ऊर्ध्वाधर बल जो प्रशासकीय शक्ति के द्वारा डीपी की ओर लगता है, और एक होता है एक ऊर्ध्वाधर मुखी बल, एक अधोमुखी बल को कहते हैं। तो लोक शासन की कक्षा नहीं है अभी, इसलिए पर देखेंगे
कि बिंबिसार के बाद अजातशत्रु के बाद कौरव। अब समाज की जो प्रतिक्रिया हुई तो चित्रहरण प्रशासन वंश के विरुद्ध निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्रतिक्रिया हुई होगी। फलस्वरूप एक और नागवंशी शासक आते हैं जो शिशुनाग, नागवंशी शासक शिशुनाग। ध्यान रखना है आपके पास में सबसे पहला जो आया है हर्यंक वंश, जिसके शासक बिंबिसार थे, और बिंबिसार के बाद दूसरा जो वंश आया है वो शिशुनाग वंश था, जो शिशुनाग नागवंशी ही था। और इससे पहले यह काशी में शासन थे, मंत्री के तौर पर। तो शिशुनाग यहाँ पर अब मगध के सम्राट बन चुके। सम्राट शब्द वहां पर अभिप्रायता नहीं है, क्योंकि हम लोग सम्राट शब्द का प्रयोग चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में करते हैं, लेकिन आप बता सकते हैं मगध साम्राज्य के शासक बने, मगध साम्राज्य के शासक। अब शिशुनाग के संबंध में दो चीजों को आप लोग याद रखेंगे कि इन्होंने पटना, जो पाटलिपुत्र जो राजधानी थी, उस पाटलिपुत्र से राजधानी को पुनः कर दिया राजगीर। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि राजगीर में क्यों? तो शिशुनाग ने अवंती पर हमला किया, अवंती जो एक महाजनपद था। तो अवंती पर हमला करने के बाद इनकी साम्राज्य की सीमा जो थी वो दक्षिण की तरफ ज्यादा बढ़ी। तो एक केंद्र बिंदु के तौर पर पुनः उन्होंने राजगृह में राजधानी कर दी। अगर आपको पूछा जाए प्रश्न में कि किस मगध शासक ने अपने राजधानी को पाटलिपुत्र से पूरा राजगृह कर दिया, तो आपका जवाब होगा शिशुनाग। शिशुनाग ने अपने राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र से एक बार राजगृह कर दिया। अब शिशुनाग के बाद शिशुनाग 18 वर्षों तक शासन करते हैं। शिशुनाग के बाद इनकी जो कुछ आते हैं वो कालाशोक, या इनका नाम पुराणों में काकवर्ण भी मिलता है। काकवर्ण, इसका अभिप्राय यह समझ लेंगे ये बहुत ही ज्यादा काले रंग, इसलिए इनको काकवर्ण, इनका नाम कालाशोक भी मिलता है। कालाशोक, इसको भी ध्यान रखेंगे। और इनका नाम काकवर्ण, कालाशोक या काकवर्ण। कालाशोक के समय में तो कुछ घटनाएं घटी, जैसे कि द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के समय में, ये ध्यान रखना है, द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक की। द्वितीय बौद्ध संगति जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति। तो द्वितीय बौद्ध संगति में एक और चीज है जो कि आप लोगों को समझना चाहिए, इतिहास के वजह से कभी कभी तथ्यों को नहीं जानते या इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि द्वितीय बौद्ध संगति में कुछ ऐसे बूढ़े बौद्ध होंगे और कुछ युवा होंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म में एक व्यापक प्रसार भी उस समय हो गया था। तो वहां पर वैशाली में जो पुराने बौद्ध मतावलंबी थे उनके विरुद्ध में प्रतिक्रिया थी। तो यहाँ पर वैशाली में ही जो द्वितीय बौद्ध सम्मेलन हुआ था, इसी में बौद्ध संघ में विभाजन की नींव पड़ी, जिसको स्थिरवाद या थिरवादी कहा गया, और दूसरा महायान कहा गया, जो कालांतर में हीनयान एवं महायान के रूप में विकसित हुआ। हीनयान एवं, तो वैशाली में जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, इसके प्रतिक्रिया के तौर पर महायान के समर्थकों ने एक बौद्ध संगति करवाई थी कौशाम्बी में। इसी को आप लोगों को विशेष रूप से याद करना है। तो द्वितीय बौद्ध संगति के प्रतिक्रिया के तौर पर कौशाम्बी में भी एक बौद्ध संगति हुई थी, जो महायानों की बौद्ध संगति द्वितीय। अब यहां पर आप लोगों ने देख लिया। अब कालाशोक एक और काम करते हैं महत्वपूर्ण, जो कालाशोक के समय में एक बार राजधानी पुनः परिवर्तन होता है। शिशुनाग के समय में कहां चले गए थे? राजगीर। अब कालाशोक के समय आते हैं पुनः पटना में, और वैशाली को, पाटलिपुत्र को पुनः एक बार अपनी राजधानी बनाया पाटलिपुत्र, और वैशाली को द्वितीय राजधानी की संज्ञा दी। तो आप समझेंगे कि द्वितीय राजधानी जो वैशाली थी, उसी में दूसरी बौद्ध संगति उसी में हुई थी, वहां पर ध्यान रखना। अब आपको कालाशोक उर्फ काकवर्ण, अभी तक आप लोगों ने कालाशोक या काकवर्ण के बारे में पढ़ लिया। तथ्य के दृष्टिकोण
अब जब हम पढ़ते हैं तो कालाशोक के पुत्रों की संख्या 10 मानी जाती है। काकवर्ण लिख रहा है, काकवर्ण के पुत्रों की संख्या 10 मानी जाती है। इन पुत्रों की संख्या में 10 महत्वपूर्ण है नंदी वर्धन, ये भी ध्यान रखिए। नंदी वर्धन को इस वंश का शासक माना जाता है पूर्ण रूप से, प्रमुख रूप से। लेकिन नंदी वर्धन के आते आते, इस कालखंड के आते आते समाज में अव्यवस्था भी फैल चुकी थी, समाज में कुर्सियां भी उत्पन्न हो गई थी और राजाओं के खिलाफ एक विद्रोह जैसी स्थिति हुआ। तो नंदी वर्धन के बाद एक वंश मगध में शासन करता है, जिस वंश का नाम बनता है नंद वंश। नंद वंश, इस नंद वंश के जो संस्थापक थे, उनका नाम आता है महापद्म नंद। पहला महापद्म नंद, ये ध्यान रखेंगे, महापद्म नंद। महापद्म नंद के जो शब्द के जो अर्थ निकालेंगे तो 2-3 अर्थ हमारे सामने में आते हैं। सबसे पहले इनके सैनिक पद व्यूह बना के रखते थे, मतलब एक युद्ध करने की एक नीति होती थी, इसलिए इसको महापद्म भी कहा जाता है। पुनः ये करारोपण करने में मतलब जनता से कर वसूलने में महत्वपूर्ण थे। इनके पास अथाह लोग कहते हैं बहुत ज्यादा पैसे जमा थे, इसलिए इनको महापद्म भी कहते हैं। नंद वंश के सबसे पहले था, इनका पुस्तकों में, अन्य पुस्तकों में इनका नाम उग्रसेन भी उल्लेख है। इनका नाम उग्रसेन भी। तो उग्रसेन नाम के पीछे भी आप समझते हैं कि युद्ध करने के लिए या हमेशा लड़ाई करते होंगे या क्रोधित अवस्था के होंगे, इसलिए इनको उग्रसेन भी कहते हैं। उग्रसेन ध्यान रखिए। और कभी कभी इनके नाम के साथ अग्रसेन भी इन्हें कहा जाता है, अग्रसेन भी कहा जाता है। तो आपके पास में जवाब रहना चाहिए कि इनका जो नाम रहा है महापद्म नंद का, उसका नाम देखेंगे कि महापद्म नंद का नाम उग्रसेन भी रहा है और अग्रसेन भी रहा है। अब इसके बाद देखेंगे महाबोधि वंश जो पुस्तक है महाबोधि वंश। ये बौद्ध वंश की बौद्ध ग्रंथावली से आती है महाबोधि वंश। इसमें इस वंश के 10 राजाओं का उल्लेख है कुछ होता, लेकिन सामान्य भाषा में नवनंद भी कहा जाता है, नवनंद कहा जाता है। और नवनंद के राजाओं में सबसे महत्वपूर्ण है सबसे पहले महापद्म नंद, और अंतिम जो राजा है वह बनते हैं घननंद। घननंद। इन वंश के सभी राजाओं के नाम के साथ नंद लगा हुआ है, इसलिए इन्हें नंद वंश ही कहते हैं, नंद वंश ही कहते हैं, इसको ध्यान रखें। तो अभी महापद्म नंद से घननंद की तरफ जाते हैं तो मगध एक विशाल शक्ति के रूप में, विशाल सैन्य संगठन के रूप में प्रमुख हो चुका है। और महापद्म नंद को ध्यान रखना है आप लोगों को कि इन्हें सर्व क्षत्रियांतक भी कहते हैं। महापद्म नंद को सर्व क्षत्रियांतक ये भी कहते हैं, सर्व क्षत्रियांतक भी कहा जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि जब अंतिम नंदीवर्धन के समय में ये किसी नाई अथवा किसी शूद्र स्त्री के पुत्र थे, इसलिए पुराणों में सर्व क्षत्रियांतक ही कहा गया है। और पुराणों में एक ऋषि का उल्लेख है परशुराम, जिन्होंने 21 वर्ष क्षत्रियों का संहार किया था, तो इन्हें द्वितीय परशुराम भी कहा, द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है, इसको भी याद रखना, द्वितीय परशुराम। इस नाम या इस उपाधि के पीछे हम ये स्पष्ट निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उग्रसेन उर्फ महापद्म नंद के समय में सभी प्रकार के जो छोटे छोटे साम्राज्य रहे होंगे, छोटे छोटे राजा रहे होंगे, सामंत की स्थिति में रहे होंगे, तो उनका उन्मूलन करके मगध एक केंद्रीकृत प्रशासन में बदल चुका है। घननंद अंतिम नंद राजा हैं और घननंद के समय में ही सिकंदर भारत पर हमला किया, आत्महत्या। सिकंदर भारत पर आत्महत्या। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण, इसका संदर्भ, इसका उल्लेख किसी भारतीय इतिहासकार ने नहीं दिया। भारतीय इतिहासकार ने, तत्कालीन भारतीय इतिहासकार जो उस समय के इतिहासकार सिकंदर के साथ आए थे ईरानी इतिहास से, या उनके बाद उनके संस्मरणों पर जो इतिहास लिखा गया, उन्होंने इसका उल्लेख किया। लेकिन इस घटना से ऐसा मानते हैं कि सिकंदर की सैनिक आगे नहीं बढ़े,
क्योंकि उसके पीछे में घनानंद की जो ख्याति थी, घनानंद की जो सैन्य क्षमता का मूल्यांकन किया गया था वहां पर, तो उसके आधार पर सिकंदर के सैनिक आगे। तो इससे आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि घननंद एक प्रमुख नंदवंशीय शासक था, जिसके समय में मगध की स्थिति थी, मगध की जो सैन्य शक्ति थी वो अत्यंत ही प्रभावपूर्ण थी, अतुलनीय थी अन्य महाजनपद की अपेक्षा। अभी जब मगध के महाजनपद की बात, मगध के वंशों की, राजवंशों की जो बात हुई है, तो सबसे पहले आपने देखा है कि यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हरियंक वंश था। सबसे पहले हमारे पास हरियंक वंश था। हरियंक वंश में हमारे पास 3 राजा आए मुख्य रूप से। बिंबिसार आए, बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु रहे, अजातशत्रु के बाद उदय, अजातशत्रु और उदय। इसके बाद आपने देखा कि शिशुनाग वंश आया, शिशुनाग वंश आया, शिशुनाग में खुद शिशुनाग रहे, और उसके बाद काकोवत, काला शोक, काला शोक या काकोवत। एक पर देख ले, बिंबिसार मगध का पहला जो हमारे पास शासक का है ऐतिहासिक रूप से उपलब्ध, वो बिंबिसार रहे। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु थे, और मगध साम्राज्य की जो पहले केंद्रीय स्थिति मजबूत हुई है वो बिंबिसार के समय में मजबूत हुई, विवाह राजनय के द्वारा मगध की भौगोलिक स्थिति के फलस्वरूप। और उसके बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदय, जिन्होंने की राजधानी ट्रांसफर किया था, राजधानी को बदला था, राजगृह से उठा करके पटना में कर दिया था। पटना में क्यों राजधानी की गई थी, उसके पीछे में भौगोलिक कारण भी थे, और साम्राज्य की केंद्रीय स्थिति जो पटना से यह भी महत्वपूर्ण। शिशुनाग वंश के बारे में सबसे प्रमुख रूप से आपको यह देखना है कि शिशुनाग वंश के समय में, शिशुनाग के समय में ही सबसे पहले अवंती को मगध में मिला लिया। अब चूंकि अवंती को मगध में मिला लिया गया, तो मगध की दक्षिणी सीमा और पश्चिमी सीमा थोड़ी सी विस्तृत हुई, तो पुनः एक बार राजगृह कर दिया गया, और कालाशोक के समय पुनः एक बार राजधानी ट्रांसफर हो गई पाटलिपुत्र। अब कालाशोक का जब शासन खत्म होता है, तो उसके बाद अंतिम रूप से जो हमारे पास में आता है वो नंद वंश आता है, और नंद वंश में हमारे पास जो नवनंद कहे जाते हैं, उसमें सबसे पहले महापद्म नंद आते हैं, और महापद्म नंद के बाद सबसे अंतिम शासक के तौर पर घननंद आता है। और घननंद के बाद जो कन्या बनती है वो अत्यंत ही आकर्षक बन जाती है, क्योंकि घननंद के द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों के, घनानंद के दरबार में चाणक्य कहते, ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य रहते थे और चाणक्य का अपमान किया गया था, इसलिए वहां से निकले। और चंद्रगुप्त का संबंध भी कहीं न कहीं घनानंद के दरबार से था, वो वहां से निकले। और बाद में कालांतर में हमारे पास अत्यंत ही आकर्षक वंश, एक वंश मौर्य वंश आता है। मौर्य वंश का जो अध्ययन है लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखते रहे, इसमें पढ़ते रहे, बार बार देखते रहे, तत्वों को बढ़ाते रहे। धन्यवाद।